हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पार्ट 1 बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र से यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज के पार्ट 1 वीडियो को आपको सामने लेकर आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वीडियो आपके एग्जाम से बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पैटर्न शुरू हो चुकी है। सीबीएसई ने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो बच्चे 12th देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए तो खास करके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आते हैं सबसे पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पे, तो किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसके द्वारा कहा गया बच्चों? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या सही जवाब होगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अच्छा बच्चों, एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, 1776 में वो पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आते हैं सेकंड प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 2। धन संबंधी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। धन संबंधी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? एडम स्मिथ, वाकर, जीन वेपिस्टस या इनमें से सभी? यहाँ पे जेबीसी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, तो याद रखिएगा दोनों नाम में से कोई एक नाम आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, कल्याणवादी यहाँ पे होगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे कल्याणवादी होगा। कल्याणवादी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? कल्याणवादी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर मार्शल, कैनन, पिगू या इनमें से सभी? क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ सही जवाब हो जाएगा, यहाँ भी इनमें से सभी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अर्थशास्त्र को आदर्शक विज्ञान यानी नॉर्मेटिव के श्रेणी में किसने रखा? अर्थशास्त्र को नॉर्मेटिव की श्रेणी में किसने रखा? तो क्या सही जवाब होगा? मार्शल, पिगू, किन्स या सभी? तो यहाँ भी हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ भी हो जाएगा क्या बच्चों? यहाँ इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, समष्टि अर्थशास्त्र किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आर्थिक कल्याण, आय रोजगार सिद्धांत, वस्तु कीमत या वितरण कीमत? क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आय रोजगार सिद्धांत। आय रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत में समष्टि अर्थशास्त्र आते हैं। ये वीडियो जो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 1 बुक हमने समाप्त कर दिया है, पार्ट 2 बुक हमने शुरू कर चुके हैं। तो सोचा गया है कि जो बच्चे अगर पार्ट 1 देखे हैं वो अपने रिवीजन को बरकरार रखने के लिए इस सीरीज को लाया गया, ताकि आपके जो सिलेबस है, जो याद आपने किया है, आप उनसे भूले नहीं। हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से पीछे जितने भी प्रश्न पढ़े हैं वो सभी को हम लोग रिकॉल करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति यानी प्रोडक्शन का साधन नहीं है? प्रोडक्शन का इनमें से कौन साधन नहीं है? सारी चीज़ आपको बताए गए हैं। जो बच्चे अगर हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखें वो जा करके प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में एक्सप्लेन अच्छी तरह से आपको बताया गया है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? पूंजी, मुद्रा, भूमि या श्रम? तो क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा। मुद्रा जो है वो प्रोडक्शन का साधन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सैद्धांतिक अध्ययन, व्यवहारिक अध्ययन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या सही जवाब हो जाएगा? तो अर्थशास्त्र जो है क्या होगा बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सैद्धांतिक अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? सैद्धांतिक अध्ययन है। यही अगर आपसे अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी तो वो हो जाएगा व्यवहारिक अध्ययन। कैसे याद रखेंगे? तो अर्थव्यवस्था में व्यवस्था यानी वह है, इसलिए उसको याद करने का तरीका बता दिए आप लोग कि अर्थव्यवस्था पूछेगा तो व्यवहारिक हो जाएगा और अर्थशास्त्र हो जाएगा तो सैद्धांतिक हो जाएगा। स से शास्त्र, स से सैद्धांतिक हो जाएगा। अर्थव्यवस्था यानी व्यवहारिक याद कर सकते हैं आप आसानी से। तो याद करने की कुछ कुछ ट्रिक भी हो जाती है जिससे हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं बताया गया है आपको कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है और रूस की अर्थव्यवस्था कैसी है। दोनों का कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं।
नेक्स्ट है दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वीवीआई कर लीजिएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा, और हिस्ट्री में भी पूछा गया है और इकोनॉमिक्स में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, वैश्विक महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन कब हुई थी। कब हुई थी ग्रेट डिप्रेशन बच्चों। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में भी आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि 1914 से लेकर के 1918 तक जो था प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो दुनिया भर में क्या हो गई कि सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, रोजगार घटने लगा, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, और 1929 आते आते ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया। और 1929 को साल 1929 को ग्रेट डिप्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, 1929 में। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति कब हुई। समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति कब हुई बच्चों, 1917, 1929, 1914 या 1918। सही जवाब हो जाएगा 1917 में। समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति 1917 में हुई थी। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे लेनिन की क्रांति, वो भी 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, तो याद रखिएगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति रूस में हुई थी, तो ये भी याद रखना, 1917 को समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था भारत में, आपसे ऊपर पूछा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था बताइए, तो आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया होगा। क्या सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है बच्चों वो कहाँ की है, तो वो भारत की है। पूंजीवादी अगर अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो वो आप बोल सकते हैं अमेरिका का, और समाजवादी आप बोल सकते हैं रूस का बोल सकते हैं, और मिश्रित में दोनों हो जाता है, पूंजीवादी और समाजवादी। बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखा है। याद रखिएगा जितने भी पुस्तक हैं आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एग्जाम में आपसे पुस्तक पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में जितने भी पुस्तक आपसे पूछेंगे, अगर आपके पास एक जगह कलेक्शन होगी तो आपको याद करने में सुविधा होगी और समझने में भी सुविधा होगी, क्योंकि बहुत सारे राइटर आपको इकोनॉमिक्स में मिलेंगे जो कि बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है इकोनॉमिक्स में, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक जगह आपने नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉन मिनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया बच्चों। जॉन मिनार्ड किन्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत, अर्थशास्त्र का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब डॉक्टर मार्शल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उत्पादन संभावना वक्र गिरता है, याद रखिएगा वक्र से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और वक्र को बहुत अच्छी तरह से हमने बताया है। अगर हमारा वीडियो नहीं देखे हैं वक्र वाले तो जा करके डिमांड चैप्टर में वक्र वाले को देख लीजिएगा। दाएं से बाएं, बाएं से बाएं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, क्या होगा सही जवाब बच्चों यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाएं से दाएं। संभावना, उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं जाता है, गिरता है। नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है, कैसा ढाल होता है, ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, कैसा ढाल होगा बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक ढाल होता है। क्यों ऋणात्मक ढाल होता है यहाँ पे भी जान लेते हैं। तो कहा गया कि किसी भी वस्तु का अगर कुशलतम प्रयोग करने के बाद भी एक साथ दोनों, मान लीजिए कि अगर दो वस्तु का उत्पादन करते हैं गेहूं और चावल का, अगर कुशलतम इस्तेमाल भी करते हैं तो दोनों को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा को हमको कम करना होगा, एक को बढ़ाने से दूसरा कम करना होगा। गेहूं की उपज बढ़ाएंगे तो चावल की उपज में कमी करनी होगी, अगर चावल की उपज बढ़ाएंगे तो गेहूं की उपज में कमी करनी होगी, इसीलिए इसे कहा गया है ऋणात्मक ढाल। नेक्स्ट है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस, यहाँ पे बताया गया है कि किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा द्वितीय अवस्था, और द्वितीय अवस्था के बारे में आपको बताया गया है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है
अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किस नियम के द्वारा की जाती है? मांग के नियम, पैमाने के प्रतिफल नियम के द्वारा, मांग की लोच से, या परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा की जाती है। क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे आपको 30 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 30 से अधिक यानी 35 के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपके एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए 35 से 40 क्वेश्चन की सीरीज आपको हमेशा दी जाएगी। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है बच्चों? पैमाने के प्रतिफल से, मांग की लोच से, उत्पत्ति वृद्धि नियम से, या मांग के नियम से। क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल नियम से, पैमाने के प्रतिफल नियम से। जब उत्पादन औसत अधिकतम होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्पादन का औसत अधिकतम होगा तब सीमांत उत्पाद क्या होगा? इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। क्या सही जवाब हो जाएगा? औसत उत्पादन के साधन समान होगा, बिल्कुल होगा। औसत उत्पादन से कम होगा, बिल्कुल होगा। औसत उत्पादन अधिक होगा, बिल्कुल होगा। यानी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी अगर विशेष जानकारी चाहिए तो हमारा जाकर के प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन आपको पूछा जा रहा है, उत्पत्ति का कौन सा? ऊपर में भी प्रश्न पूछा गया था, प्रोडक्शन का साधन कौन है, और यहाँ पे बताया, ऊपर में भी पूछा कौन नहीं है और यहाँ भी पूछा गया है कि कौन नहीं है। दोनों प्रश्न एक ही है, भूमि, श्रम, मुद्रा या पूंजी। क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा जो है उत्पत्ति यानी प्रोडक्शन के साधन नहीं है। अच्छा बच्चों ये बताइए प्रोडक्शन के साधन कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 5 साधन होते हैं। कितने साधन होते हैं? 5। कौन कौन? तो इधर देखिए 3 इधर आपको मिल गया, भूमि, श्रम और पूंजी। अब 2 कौन सा है? तो संगठन और साहस है, संगठन और साहस। तो याद रखिएगा प्रोडक्शन के कितने साधन होते हैं? 5 साधन होते हैं। कौन कौन? तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? वाह, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों यहाँ पे। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, कुल व्यय का, इनमें से सभी। क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे सही होगा उत्पादन यानी उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। उत्पत्ति के साधन यानी उत्पत्ति में कौन कौन से साधन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिवर्तन लागतें कम हो जाएगी, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है, स्थिर लागतें शून्य हो जाती है, या स्थिर लागतें बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा अगर उत्पादन को बंद कर दिया जाए? तो बच्चों यहाँ पे तो उत्पादन को बंद कर दिया जाए तो स्थिर लागतें जो होती है वो शून्य हो जाती है। स्थिर लागतें क्या हो जाती है? वो शून्य हो जाती हैं। 25 नंबर है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? केवल परिवर्तनशील लागतें पर पड़ेगा यानी किस पे पड़ेगा? केवल स्थिर लागतों पर पड़ेगा, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतें दोनों पर पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं? यानी प्रश्न है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ेगा? परिवर्तनशील पे, स्थिर पे, या दोनों पे, या इनमें से कोई नहीं? क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल परिवर्तनशील लागतों पे पड़ता है परिवर्तन का प्रभाव। जो स्थिर है उस पर परिवर्तन का थोड़ी प्रभाव पड़ेगा। जो स्थिर है वो फिक्स है तो फिक्स है, उस पर परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अवसर लागत क्या होती है? अवसर लागत क्या होती है? खोया हुआ अवसर, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया जाए, हस्तांतरण आय, या इनमें से सभी। क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी अवसर लागत का मतलब होता है खोया हुआ अवसर, यानी वो अवसर जिसको खो दिया गया, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया है, या हस्तांतरण आय यानी दूसरे को दे देना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? यानी ऑप्शनल नेम, यानी दूसरा नाम क्या है? क्या होगा? औसत लागत, सीमांत लागत, संतुलन लागत, या आर्थिक लागत? क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक लागत होता है। अवसर लागत का दूसरा नाम या वैकल्पिक नाम आर्थिक लागत होता है। नेक्स्ट है,
उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर होता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल परिवर्तनशील में क्या अंतर होता है बच्चों, यहाँ पे बताना है। घट जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सही होगा स्थिर रहता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तन लागत में अंतर जो होता है वो स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। इसमें से बताना है स्थिर लागत कौन नहीं है। कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री का किराया, ब्याज, बीमे का प्रीमियम। अभी आप ही बताइए बच्चों, फैक्ट्री की किराया फिक्स हो जाती है, ब्याज भी फिक्स कर दिया जाता है, बीमे का प्रीमियम भी फिक्स किया जाता है इंश्योरेंस का, लेकिन कच्चे माल की लागत फिक्स नहीं होती है क्योंकि ये घटती बढ़ती रही है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत औसत लागत की तुलना में कितनी होगी। औसत लागत की तुलना में सीमांत लागत बताना है कितनी होगी जब औसत लागत घट जाएगा। यानी MC ग्रेटर देन AC, यानी MC का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा और AC का मतलब हो जाएगा एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। तो क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। एवरेज जो है वो मार्जिनल से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और बराबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ कर देता है वो कौन सा वक्र कहलाएगा। फिगर के अनुसार भी आप देख के बता सकते हैं। जो बढ़ सकता है वो घट भी सकता है, इसमें से कौन होगा, MPP होगा, APP होगा, TPP होगा या ऑल हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये देखिए बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये भी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी बढ़ने के बाद में भी घटना ये होगा। अब MPP का मतलब क्या होगा, TPP का मतलब क्या होगा, तो याद रखते हैं MPP का मतलब होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है, TPP का मतलब होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट होता है और APP का मतलब होता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट होता है। तो याद रखना होगा आपको बच्चों, काफ़ी पर फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है किससे, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी। यानी उत्पादन फलन को किससे, क्वांटिटी यहाँ पे Q बता रहा है और F उसके फंक्शनल यानी फलन को बता रहा है। किस पे डिपेंड है, ABC वो वस्तुएं पे डिपेंड है। नेक्स्ट है, उत्पादन ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। ह्रास होने का यानी कमी होने का कौन सा कारण है, साधनों का सीमित होना, साधनों की अपूर्ण स्थापन होना, दोनों हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है, सभी को पता होगा, इनमें से दोनों। साधन सीमित है तो भी उत्पादन का ह्रास होता है और साधनों का अपूर्ण स्थापन होता है, यानी पूरी तरह से हम लोग उसे स्थापन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसका ह्रास होता है। तो दोनों यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। पहले भारतीय कौन थे, बताया गया है आपको प्रीवियस वीडियो में, कौन थे, अमर्त्य सेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या दादा भाई नौरोजी। कौन थे, अमर्त्य सेन थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, आज के लास्ट प्रश्न है बच्चों, ये 35 इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 में आएगा। इस तरह से हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके टेस्ट सीरीज को लगा करके हम चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो धन निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया बच्चों यहाँ पे, तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक पूछा भी जाता है नाम के अनुसार, नाम से ही पूछा जाता है कि पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये हमारे 35 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।